नमस्कार, मैं श्वेता पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज स्थान। आज हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो जिस कदर से रियल लाइफ में एक अलग अपना औदा दिखाते हैं, वैसे ही वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी खूब छाए हुए रहते हैं। आपके मन में अक्सर उन्हें देखकर सवाल उठता होगा कि जैसे ये वर्दी में नजर आते हैं, क्या रियल लाइफ में भी बिल्कुल वैसे ही हैं? तो चलिए, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं। उनसे उनकी ही खुद की जिंदगी के बारे में कुछ बातें आप तक शेयर करने वाले हैं। चलिए, हम आपको मिलवाते हैं आईपीएस विकास वैभव जी से। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आईपीएस बने तो फैमिली ऑफ कोर्स तो बहुत खुश होगी, लेकिन आपके जो आसपास के लोग थे, खास करके आपके रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, उनका नजरिया आपके लिए, आपके ऊपर कोई फिल्म बनती है तो आपके जो रोल है वो आप किस एक्टर को चाहेंगे कि वो करे? आज के जो यूथ है वो कहीं ना कहीं किताबों से काफी पीछे हो रहे हैं और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उस पे ज्यादा खुद को टाइम दे रहे। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और रही बात, आप इतने बड़े पद पर हैं, आपके अभी हमने भी जब देखा कि कितने सारे लोग आपके पास आते हैं, आप उनकी बातों को सुनते हैं, सामने वाला इंसान कभी कभी ज्यादा बोलते चला जाता है, तो क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता कि अरे भाई, मतलब हमारी बात आप पहले सुन लीजिए? डांट पड़ती है कि नहीं? अभी आप आईपीएस बन गए, व्यवस्था कैसी है? और तब मन और सुदृढ़ हुआ कि बिहार में जाकर यदि हम योगदान नहीं देंगे तो और कौन देगा? जो बिहार के लोग हैं। तो बिहार बदलने की मंशा को लेकर ही बचपन से एक भाव जगा था और बिहार बदलने की मंशा को लेकर ही आईपीएस में मैंने योगदान दिया। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, आपने आईआईटी कानपुर से बीटेक की पढ़ाई की, फिर आपको अचानक कब ऐसा लगा कि आपको कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं बल्कि एक अलग लाइफ जीना है? देखिए, आईआईटी कानपुर तो बाद में पहुंचा था, 9th में था, तभी मन में एक भाव जगा था कि बिहार के लिए कुछ करना है, जब भोपाल में पोस्टेड था। आईआईटी बाद में गया, लेकिन आईआईटी जाने से पहले आईआईटी के पेपर लीक हो गए थे और लीक का केंद्र भी बिहार ही था। तो इस संकल्प बचपन से जो था और सुदृढ़ हुआ कि बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। जब आईआईटी पहुंचे तो फर्स्ट ईयर के बाद पिताजी की पोस्टिंग पहले भोपाल में थी जब 9th में थे, 10th में दिल्ली में हुई और फिर आईआईटी जाने के 1 साल बाद बिहार में बरौनी में फिर से हो गई। और उस समय जब घर जाना होता है तो बच्चों के बीच में तैयारी भी रहती थी, मेरी भी तैयारी थी, लेकिन कई इंटरव्यूज में मैंने बताया है कि बेगूसराय में पकड़ के शादी होती थी, इस कारण से हॉस्टल में रहना पड़ जा रहा था। दैट वाज द टाइम आई वाज थिंकिंग कि अपने लाइफ में मैं क्या कर सकता हूँ। आईआईटी में जनरली जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनके मन में था कि विदेश जाएंगे, एक अच्छी स्कॉलरशिप लेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो नेचुरल सी बात है, मुझे भी लगता था कि बाकी दोस्त कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। एट द सेम टाइम बहुत सारे बच्चे थे जो बड़ी सैलरी पैकेजेस के बारे में सोचते थे कि हम यहाँ से यहाँ हमारी नौकरी लगेगी। लेकिन मेरे मन में यही भाव था कि अपने लिए तो जी लेंगे, विदेश में चले जाएंगे, लेकिन लौट के अगर बेगूसराय आए और देखे कि चीजें नहीं बदली हैं, चीजें में कुछ सुधार नहीं हुआ है, तो मन तो कहेगा कि तुम कुछ कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया। तो मुझे ये लगा कि अपने जीवन में बचपन से जो संकल्प मैंने दिया है कि बिहार के लिए कुछ करना है, तो तभी संभव होगा जब खुद कुछ प्रयास करूंगा। और सिविल सर्विसेज एक माध्यम हो सकता है जिसमें कम आयु में एक लीडरशिप पोजीशन के साथ समाज में योगदान दे सकता हूँ। तो यहीं से जो बचपन से एक दिशा में चल रही थी जीवन, उसने एक नया मोड़ लिया और मैंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। कैंपस में कंपनीज आई थी, उसमें प्लेसमेंट भी हुआ था, नौकरी जर्मनी में भी लगी थी, लेकिन मन इतना सुदृढ़ हो चुका था कि अब कुछ तो करना है, बिहार के नहीं करना है। और किस्मत या ईश्वर की कृपा मानिए कि जब सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ तो इंडियन पुलिस सर्विस मिली और बिहार कैडर में मिला। तो बचपन से एक दिशा में जो दिमाग चल रहा था उसको अब करने का अवसर आ गया था। जी सर, जब आप आईपीएस बने तो फैमिली ऑफ कोर्स तो बहुत खुश होगी, लेकिन आपके जो आसपास के लोग थे, खास करके आपके रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, उनका नजरिया आपके लिए कितना बदला? देखिए, फैमिली तो बड़ी प्रसन्न थी, लेकिन मैं बता दूं आपको कि पिताजी मेरे सिविल सर्विसेज में आने के भी बड़े विरोधी थे। उनको लगता था कि सरकारी सिस्टम बेटा मेरा ईमानदार होगा तो अच्छे से सेट नहीं कर पाएगा,
उनके अपने भी अनुभव थे, अपने सर्विस में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में रहे, तो उन्हें लगता था कि अच्छे ईमानदार व्यक्तियों को प्रयास करना चाहिए कि व्हाइट कॉलर जॉब में रहें, विदेशों में रहें, अच्छा पैसा कमाएं और इन पचड़ों में नहीं पड़े जो सरकारी पचड़े होते हैं। और उसके बाद जब आईपीएस मिल गया, फिर बिहार कैडर भी मिल गया, तो पिताजी तो एक तरह से बिहार से बड़े रुष्ट हो चुके थे। उनको लगता था कि अब हम तो नोएडा आ गए हैं, बेटा भी, अब आज भी पेरेंट्स नोएडा में ही रहते हैं, अब बेटा फिर वापस बिहार जाएगा, बिहार में काम करेगा, तो कहीं ना कहीं ही वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द कॉन्सेप्ट। अब संयोग देखिए, उसके बाद मैंने परीक्षा दोबारा दी थी, ताकि मेरे मन में था, ऐसा न लगे बाद में कि दोबारा मैंने परीक्षा क्यों नहीं दी। और सेकेंड टाइम जब मैंने दिया तो उसमें फॉरेन सर्विस मिल गया। अब घर में जब फॉरेन सर्विस मिला तो पिताजी बड़े प्रसन्न कि अब तो तुम और अच्छी सर्विस में चले गए हो, तुमको विदेश में रहोगे। तो मैंने कहा कि पिताजी, विदेश में तो आईआईटी से भी मेरी नौकरी लगी थी, लेकिन मेरा मन कुछ और कहता है। उस समय बिहार आया भी था मैं, औरंगाबाद भी गया, भी सौसाराम भी मैंने देखी पुलिस की व्यवस्था कैसी है, और तब मन और सुदृढ़ हुआ कि बिहार में जाकर यदि हम योगदान नहीं देंगे तो और कौन देगा, जो बिहार के लोग हैं। तो बिहार बदलने की मंशा को लेकर ही बचपन से एक भाव जगा था, और बिहार बदलने की मंशा को लेकर ही आईपीएस में मैंने योगदान दिया, और केवल अपने दायित्वों तक सीमित नहीं रहा, जहां भी रहा हूँ वहां के यूथ से, स्कूल से, कॉलेजेस से, अच्छे पढ़े लिखे लोगों से मिलकर प्रयास करता रहा हूँ कि समाज में एक बड़ा बदलाव आए। अगर आपके ऊपर कोई फिल्म बनती है तो आपके जो रोल हैं वो आप किस एक्टर को चाहेंगे कि वो करे? देखिए, एक्टर्स तो बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, तो जी जी, कहना बड़ा मुश्किल है कि मैं तो जो करता हूँ कोई फिल्मी बात तो है नहीं, जो नहीं जैसा नहीं, जीवन रहा है हाँ, उसमें। लेकिन एक आप जैसे कि सुपर कॉप की जो फिल्में बन रही हैं बहुत सारी, उसमें अगर आपके एक बायोग्राफी को बनाया जाएगा तो आप फिल्म जरूर देखते होंगे। तो फिल्में तो आप देखती हैं, जैसे अब गंगा जल फिल्म बड़ी अच्छी लगी जी, थी, बहुत अच्छा हाँ, लगा था, देखा था जी। मैंने। तो कोई ऐसा एक्टर जो आप चाहेंगे बात कि एक्टर की नहीं, बात है कहानी अगर सही दिशा में तो जी, बताई जाए, मन में क्या चल रहा था, कैसे संघर्ष जीवन में हुए, बड़े बड़ों से उलझना भी हुआ, ऐसे भी समय आया जब बड़े परेशान भी रहे, लेकिन अल्टीमेटली थिंग्स वर्कड। जी, संकल्प के साथ जब व्यक्ति चलता है तो परेशानी आती है रास्ते में, लेकिन यदि मन सत्य के साथ चल रहा है तो अल्टीमेटली आप निकलते हैं और कुछ बड़ा योगदान समाज में करते हैं। तो मैंने तो यही सीखा है। और रही बात, आप इतने बड़े पद पर हैं, आपके अभी हमने भी जब देखा कि कितने सारे लोग आपके पास आते हैं, आप उनकी बातों को सुनते हैं, सामने वाला इंसान कभी-कभी ज़्यादा बोलते चला जाता है, तो क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता कि अरे भाई, मतलब हमारी बात आप पहले सुन लीजिए? देखिए, तो स्वाभाविक ह्यूमन है ना कि कोई नॉर्मली आप चाहते हैं कि लोग सुने ठीक से, तो गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कभी कभी इरिटेशन आपको जरूर होगा जब आप कुछ कह रहे हैं, दूसरा व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं हो, तो नॉर्मल है। बट इतने सालों मैंने यही सीखा है, बी फर्म बट पोलाइट। अपना जो काम करना है कीजिए, पोलाइटली कीजिए, और लोग तो आएंगे ही, लोग पीड़ित हैं, दुखित हैं, तभी तो आपके पास आ रहे हैं। जी, और जो भी आ रहे हैं बड़ी दूरी तय करके आ रहे हैं, उनके मन में आशा है, आकांक्षा है, अपेक्षा है कि आप कुछ अच्छा करेंगे। तो मैं तो यही करता हूँ कि यदि मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं करने का प्रयास करता हूँ। जब बिहार पोस्टिंग मेरी हुई थी तो उस समय बहुत लोगों ने कहा था, आप बिहार जा रहे हो, आपकी कभी अच्छी पोस्टिंग होगी ही नहीं, आप कभी इधर रहोगे, उधर रहोगे, मेन स्ट्रीम आप रहोगे। और तब मैंने कहा था कि मान लीजिए मेरी पोस्टिंग कहीं भी हो, लेकिन रहूंगा तो बिहार में ही, और एक दिन यदि एक व्यक्ति का भी कुछ भला कर सका, किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ परिवर्तन ला सका, तो अपने जीवन को इतने में ही मैं सार्थक मानूंगा। तो अब तो बहुत लंबे समय से बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता रहा हूँ। बगहा को बदलते देखा है, रोहतास को बदलते देखा है, पटना में मेरा योगदान रहा है, भागलपुर रहा है, और अब गया में हूँ। गया में पहले औरंगाबाद में थे, बोधगया ब्लास्ट भी मैंने किया। तो अपने इस 23 साल के करियर में बहुत लोगों से मिलना हुआ, ऑफिस में भी मिलता ही हूँ प्रतिदिन लोगों से, और साथ में लगभग 24 घंटे में उपलब्ध रहा हूँ। शुरू में भी, बीच में लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से भी बिहार के हर जिले में आज लोग कनेक्टेड हैं। 3,60,000 से अधिक लोग तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और प्रयास है कि अपने अपने हिस्से के बिहार में लोग कुछ योगदान दें, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में। आज बिहार के 18 जिलों में 33 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रहे हैं, जिनमें से कुल मिलाकर के 28 महिलाओं के द्वारा गार्गी पाठशाला के रूप में संचालित। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि कह सकता हूँ, जो पिछले 5 वर्षों में अभियान खड़ा हुआ। अब धीरे धीरे मैं देखता हूँ उसमें एक बहुत बड़ी गति आने वाली है। अलग अलग जिलों में लोग नए केंद्रों की स्थापना स्वेच्छा से करना चाहते हैं, और यदि उसी गति में चीजें चली तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अभियान, जन जन का अभियान बनके लेट्स इंस्पायर बिहार निकलेगा। आज के जो यूथ हैं वो कहीं ना कहीं किताबों से काफी पीछे हो रहे हैं और डिजिटल
जो प्लेटफॉर्म है उस पे ज्यादा खुद को टाइम दे रहे, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो टेक्नोलॉजी का युग है, तो टेक्नोलॉजी के युग में यदि लोग डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हैं तो इसको कोई नेगेटिव चीज रूप में नहीं देखना चाहिए। चीजें बदल रही हैं, पहले लोग अखबार पढ़ते थे, जी अब न्यूज बिल्कुल। आपको मोबाइल पे मिल जाती है। देखना ये होगा कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। यदि डिजिटल माध्यमों का उपयोग हम गलत दिशा में करने लगे तो बहुत टाइम भी वेस्ट होगा और हमारा डाइवर्जन भी होगा। तो उपयोग यदि हम सही करते हैं, अपने हित में करते हैं, समाज के हित में करते हैं तो उपयोगी है, और ऐसा नहीं करते हैं तो उपयोगी नहीं है। तो किताबों से जो मेरा प्रेम है या एक किताब पढ़ने का जो संतुष्टि होती है, मैं यही चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियां भी उसको भूले नहीं, केवल डिजिटल माध्यमों पे किताबें नहीं पढ़ें, बुक जो साथ में लेकर हम पढ़ते हैं उसका एक आनंद अलग है, उसको जरूर अनुभव करें, क्योंकि जीवन में बुक्स के पढ़ने से बहुत बड़ा परिवर्तन अपनी सोच में, अपने दृष्टिकोण में आता है। आप अभी जिस पद पर हैं, आपके नीचे बहुत से लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, आपकी बातों को पालन भी कर रहे हैं, लेकिन जब आप घर जाते हैं तो क्या आपकी बातों को आपकी पत्नी सुनती है या फिर आप उनकी बातों को सुनते हैं? देखिए, दाम्पत्य जीवन तो मिलकर चलता है ना। जी बिल्कुल। एक रथ के दो चक्र होते हैं और दोनों में अगर एक में सामंजस्य गड़बड़ाया तो रथ चलेगा ही नहीं। तो निश्चित सी बात है, बातें रखी जाती हैं, समझी जाती हैं और मिलकर एक कंक्लूजन चलता है। जी। एक और सवाल है आपके इस जर्नी में, जब आप अनंत सिंह की गिरफ्तारी के वक्त गए थे, उस वक्त आपको आसपास के लोग जरूर बोल रहे होंगे कि बाहुबली नेता, क्योंकि अनंत सिंह बिहार में कहीं ना कहीं लोग उनका नाम सुनते ही डरते भी हैं। आप जब उन्हें गिरफ्तार करने गए थे उस वक्त आप क्या सोच रहे थे, आपका क्या उस वक्त का किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना मैंने कभी नहीं मतलब उसको उचित समझता हूँ। जी। सिंपल सी बात है कि किसी भी केस में कौन व्यक्ति है ये मैं नहीं देखता, मैं यही देखता हूँ केस है, इसमें क्या होना चाहिए, तो जो होना चाहिए वो मैं करता हूँ, जो सही है उसी को करने का प्रयास करता हूँ, जो सही नहीं है वो नहीं करना है। बड़ा तो मैंने वही कहा, फर्म बट पोलाइट। तो किसी भी, आप तो एक नाम जानती है, ऐसे अनेक लोग हैं जिन पर कार्रवाई हुई है, बड़े अलग अलग क्षेत्रों में लोग उनको अलग रूप में जानते थे और सभी में बड़े काम माइंड से जानते हो कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, यही करते हुए मैंने अपने दायित्वों के निर्वहन का प्रयास किया है। अब अगर आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता कि आपको चाय पसंद है या लिट्टी चोखा पसंद है, आपका जवाब क्या होता? दोनों पसंद है। कहीं मैंने सुना है कि आप ग्रीन टी ज्यादा प्रेफर करते हैं पीना। नॉर्मली पहले तो दूध वाली चाय ही पीते थे, लेकिन धीरे धीरे ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी की और टेस्ट डेवलप हुआ। मुझे एनआईए में जब गए थे तो एनआईए सब लोग ग्रीन टी पीते थे, वहीं से धीरे धीरे मुझे भी आदत लग गई और अब ग्रीन टी से और ब्लैक कॉफी पर ज्यादा शिफ्ट हो गया हूँ, तो आजकल कॉफी ज्यादा पी रहा हूँ। आज के यूथ के लिए आप क्या उन्हें मोटिवेट करने के लिए बोलना चाहेंगे? देखिए, खास करके बिहार के जो स्पेशली यूथ है उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिहार में पोटेंशियल बहुत है। बिहार में प्राचीन काल में जब न रोड थे, न ऐसी टेक्नोलॉजी थी, न सूचना के तंत्र थे, तब हमारे पूर्वज अखंड भारत का साम्राज्य बना सके। यूरोप में जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं थी, हमने नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय स्थापित किए, विश्व को शून्य दिया, वैशाली का प्रथम गणराज्य दिया, अनेक उपलब्धियां अपने काल में बिहार ने दी, इसलिए पूरा विश्व बिहार की ओर देखता था। यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो बिहार वॉज अ लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल। भागलपुर में चंपा के अवशेष हैं जिसको बौद्ध ग्रंथों ने विश्व का पहला नगर कहा। अब चंपा आप आज भी गूगल पे टाइप करेंगे तो वियतनाम ही आपको देखने को मिलेगा, जबकि वियतनाम से व्यापारी आते थे, इतने इंप्रेस हुए होंगे कि उन्होंने अपने देश का नाम चंपा रखा। तो ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जहां बिहार ने पूरे विश्व को बड़ा प्रभावित किया है। इसको हमको भूलना नहीं चाहिए, ये हमारा डीएनए है, आज भी हम कर सकते हैं। लेकिन आज क्या स्थिति है, बिहार आर्थिक रूप से भारत का सबसे पिछड़ा राज्य, पर कैपिटा इनकम सबसे पीछे है और बहुत भी हम तेजी से बढ़ते हैं तो भी हम पाते हैं 10 साल बाद भी हम बहुत आगे नहीं जाएंगे। अगर 15% की ग्रोथ रेट से हम बढ़े तो भी 20 साल लगेंगे, यानी विजन 2047 जो हमारा है, लगभग 15% की ग्रोथ रेट पर ईयर चाहिए, तब जाकर हम अचीव कर पाएंगे जो विकसित बिहार का सपना है। तो हमारे यूथ को सोचना होगा इसमें मेरी क्या भूमिका हो सकती है। तो सबसे पहले तो स्वयं सफल होना, उसी से बिहार सफल होगा। दूसरा है कि केवल सरकारी नौकरी तक हम सोचेंगे तो किसी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो भी शायद 1% से 2% ही मैक्सिमम आप गवर्नमेंट जॉब दे सकते हैं। तो जॉब क्रिएशन की बिहार को नितांत आवश्यकता है और जॉब क्रिएशन तभी होगा जब बड़ी संख्या में हमारे यूथ जॉब क्रिएटर्स बनेंगे। जॉब क्रिएटर्स तब बनेंगे जब उनको हम स्किल कर सकेंगे, उनके स्किल्स को एनहेंस कर सकेंगे और उनके अंदर एक ओरिजिनल क्रिएटिव थिंकिंग, कुछ नया करने की क्षमता को विकसित कर सकेंगे। तो हमारे यूथ को इस प्रकार के थॉट लीडर्स बड़ी संख्या में बनना होगा
जो अपने अपने हिस्से के बिहार में कैसे उसको आगे ले जा सकते हैं, उसमें अपना योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं, इसके लिए सोचें और कुछ प्रयोग करें, कुछ प्रयास करें। इसके लिए इकोसिस्टम बनाना हो जिसमें जो लोग अनुभवी हैं, सफल रहे हैं, उनके द्वारा उनको सहयोग मिले। तो यही लेट्स इंस्पायर बिहार में हम लोग करने का प्रयास भी कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स टुगेदर फॉर मेकिंग अ डेवलप्ड बिहार। अगर आपको एक दिन के लिए ये पहचान नहीं करके, मतलब आप एक आईपीएस विकास वैभव जी नहीं रहेंगे, तो आप बिहार में कहाँ घूमना चाहेंगे? क्योंकि अभी तो आप कहीं भी जाते होंगे तो लोग आपको जरूर पहचानते होंगे। नहीं, बिहार में देखिए मेरा सबसे जो फेवरेट जगह है, जो जहाँ मुझे अच्छा लगता है जाके, तो भागलपुर में एक जगह बटेश्वर स्थान, तो गंगा वहाँ उत्तर वाहिनी है और बड़ा सुकून मिलता है जाने पर। वैसे बिहार के हर कण से मतलब एक प्रकार का लगाव है। गया में जब रहा हूँ, गया जी में, तो यहाँ काफी ऐतिहासिक स्थलों पर मैं भ्रमण भी किया है, उसके बाद लिखा भी है। कुर्कीहार, बोध गया, कौवा डोल, इन सभी क्षेत्रों के इतिहास पर मैंने बहुत विस्तार से लिखा है, कोच के बारे में लिखा है। और साइलेंट पेजेस जो मेरा ब्लॉग है, उसमें बहुत रिसर्च करने के बाद बिहार के ऐसे अनेक साइट जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, चाहे रोहतास में हो, कैमूर में हो, आरा में हो, इस प्रकार सभी साइट से मैंने लिखने का प्रयास किया। महाभारत मैंने पूरी पढ़ी, और महाभारत में जो रूट थे पांडवों के, किन किन तीर्थों पर गए, किस रास्ते से गए, जब जरासंध का वध होना था तो सीधे रास्ते से आ सकते थे, लेकिन सीधे रास्ते से नहीं आए। नेपाल के जंगलों से होते हुए गंडक नदी के किनारे चलते हुए सोनपुर के पास उन्होंने गंगा पार की। इसके कारण पर भी मैंने रिसर्च किया, तो यही देखने को आया कि बिहार शौर्य की भूमि थी। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि जरासंध के भय के कारण उनको अपनी राजधानी मथुरा से द्वारका ले जानी पड़ी। तो इन चीजों को जब देखता हूँ तो सुकून के हिसाब से वाल्मीकि नगर, लेकिन बिहार के हर क्षेत्र में बड़ा आनंद है। मेरा तो मन करता है कि घूमता रहूं और देखता रहूं, उस आनंद को ग्रहण करूं। बोध गया में भी आप अगर जाएंगे, फल्गु के किनारे, विशेष करके बोध गया मंदिर के उस तरफ, वहां से दृश्य बड़ा अच्छा लगता है। और जहाँ सुजाता जी का गांव है बकरौर, तो उसके आसपास जाएंगे बड़ी शांति मिलती है। प्रशासनिक सेवा में कोई एक ऐसा अनुभव अभी तक जो आपकी सोच को बदला हो? देखिए, दो अनुभव जो बगहा में हुए और रोहतास में हुए, मैंने कई बार विस्तार से बताया है। जो परिवर्तन वहां पर हुए उसको लोग असंभव मानते थे। बगहा को लोग अंग्रेज भी कह चुके थे यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम, और पत्रकार मिनी चंबल कहते थे। पुलिस तो लगभग एक प्रकार से निराश हो चुकी थी। ऑपरेशन व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर, लोग निराश हो चुके थे। सबको लगता था कि समस्या कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन जब लोगों के साथ हम लोगों ने संवाद किया, डकैतों की आर्थिक रीढ़ पर हमला किया और इतिहास की दृष्टि से उसको जोड़ा, लोग कहते थे कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, तो हमने कहना शुरू किया रत्नाकर यदि रत्नाकर ही होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। तो परिवर्तन की भूमि है, उसमें अनेक उदाहरणों के साथ हम लोगों ने लोगों को प्रेरित किया। चीजें बदल गई, सभी डकैतों ने सरेंडर किया और किडनैपिंग जो 100-150 प्रतिवर्ष होती थी, 0 पे आई। उसी प्रकार का परिवर्तन रोहतास में मैंने देखा। जब विरासत से लोग जुड़ते हैं, लोग कहते थे कि हाँ, उग्रवाद कभी समाप्त नहीं होगा। पहले अपराध था, बाद में उग्रवाद आया। सभी अपने पूर्वजों पर बड़ा गर्व करते थे। तो जितने आदिवासी पहाड़ पर रहते थे, उनको हमने यही कहा कि आपके ही पूर्वज थे, उन्होंने कभी रोहतास किले जैसे कीर्तिमान को स्थापित किया, जिसके बारे में मुगलों के लेखक फरिश्ता ने भी लिखा, दुर्ग अभेद्य है, इसको बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता है। जो आपके पूर्वज ऐसा कर सकते थे तो आप में क्या कमी है। एने अकबरी का उल्लेख किया। तो विरासत में जो बातें थी, उससे वर्तमान पीढ़ी को जोड़ते हुए हमने कहा कि पर्यटन की बड़ी संभावना है अगर शांति हो। लेकिन शांति आएगी कैसे? जब तक तो उग्रवाद नहीं मिटेगा तो शांति तो आ नहीं सकती। तो लोगों ने इस बात को इस प्रकार आत्मसात किया कि उग्रवादियों का विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो मैंने यही देखा है कि जब विरासत के संदेशों से हम जुड़ते हैं, विरासत के गौरव के भावों को हम ग्रहण करते हैं और वर्तमान में परिवर्तन का प्रयास करते हैं, तो जो चीजें असंभव मानी जाती हैं वो बदल जाती हैं। आज बिहार को यदि कोई कहे कि बिहार विकसित होगा, तो अनेक लोग कहेंगे हो ही नहीं सकता जी। बड़ी संख्या में बिहार से पलायन होता है, लोग जाते हैं, और पर कैपिटा इनकम सबसे कम है यहाँ पर। अब चुनाव होगा तो लोग ये नहीं देखते कि चुनाव में व्यक्ति योग्य है कि नहीं है। हर व्यक्ति देखता मेरी जाति का है कि नहीं। जी बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से तो समाज आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन बिहार में मुझे विश्वास है कि बिहार इससे आगे इसलिए बढ़ेगा क्योंकि बिहार का इतिहास अलग रहा है। जातियां बिहार में थी, लेकिन ऐसा जातिवाद अगर तब रहता जो हमारा प्राचीन काल रहा, तो मगध में नंद वंश का उदय तो संभव ही नहीं था। सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति शासक हो सकता है, ऐसी अवधारणा हमारे पूर्वजों ने ही दी, यदि वह योग्य है। उसी प्रकार आचार्य चाणक्य, यदि उनके मन में जातिवाद उस प्रकार का रहता तो चंद्रगुप्त महान कहाँ से आते, वैशाली कहाँ स्थापित होती। तो हम कर चुके हैं। आज अगर किसी को लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, इतिहास को देखिए, हमने किया है। तो आज भी हम जाति से ऊपर उठ सकते हैं। बिहार को विकसित बनाने के लिए
और इस ध्येय के साथ यदि हम बढ़ते हैं तो मैंने यही सीखा है, विरासत में बहुत शक्ति है वर्तमान को भविष्य को परिवर्तित करने की। अपने विरासत से यदि हम जुड़ेंगे निश्चित बिहार का भविष्य भी उज्जवल होगा। जब आप रोहतास में थे तो उस वक्त कोई ऐसी घटना जो देख के आपको भी लगा हो कि ये बेहद ही दर्दनाक है? देखिए, इसमें रोहतास में मुझ पर भी गोलियां चली थी, मैंने कई बार बताया है, सोली जी। में घटना घटी थी। उसके पश्चात 24 सितंबर 2008 को हमारी लैंडमाइन गाड़ी पर अटैक हुआ, ब्लास्ट हुआ। उसके बाद एक जवान शहीद हुए थे, बड़ी पीड़ा हुई थी। इस सबसे अधिक जो चैलेंजिंग घटना, इसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन विध्वंस भी चलाया, रोहतास किले पर पहली बार तिरंगा भी लहराया। सबसे चैलेंजिंग घटना थी जब एक कंपनी थी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, जिसको इलेक्शन के लिए हम लोगों ने पहाड़ी के ऊपर स्थापित किया था, उस पर चुनाव के जस्ट एक दिन पहले अटैक कर दिया गया था और एक जवान को गोली लगी थी। उस पूरी रात तो सो ही नहीं पाए। उसके बाद भी मन में बड़ी चिंता थी कि क्या होगा। अगले दिन जब सुबह पहुंचे थे तो काफी गोलियां चल चुकी थी और वहां उस दिन चुनाव कराया जाना संभव नहीं था। लेकिन तब एक निर्णय मैंने उसी समय लिया और कहा कि आज कंपनी को हम लोग यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि फिर रात में अटैक होता है। ये बात मैं कर रहा हूँ 14 अप्रैल 2009 की बात है, जब रात में अटैक हुआ था। 15 की सुबह में पहुंचा था और 16 को चुनाव होना था। तो 16 को 6 बूथों पर, जो 3 भवनों में थे, पहाड़ी पर चुनाव नहीं हुए। अब ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि जिन भवनों पर चुनाव नहीं हुए उन भवनों पर चुनाव कैसे कराया जाए। पहाड़ी के ऊपर है, वहां ना तो फोन काम करता था, ना वायरलेस काम करता था। जो पॉपुलेशन थी पुलिस के समर्थक नहीं थी। लंबे समय से उग्रवादी उसको अपना लिबरेटेड जोन मानते थे और कहीं भी जाने के लिए 1500 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी रास्तों से चढ़ना था, जहां एक व्यक्ति भी ऊपर बैठा हो तो आपको चढ़ने नहीं देगा। इस परिस्थिति में 9 मई को 2009 में चुनाव कराना था। इसको हम लोगों ने एक बड़े ऑपरेशन के रूप में प्लान किया और केवल 3 भवनों के लिए 16 कंपनी जवान लगे। 3 रास्तों से पुलिस चढ़ी 8 तारीख की सुबह 4 बजे भोर में, और पहली पार्टी जब पहाड़ के ऊपर एक लंबे रास्ते करीब 30 किलोमीटर चलने के बाद पहुंची, तब जाकर उस रूट को हम लोगों ने सिक्योर किया। पोलिंग पार्टीज ऊपर गई, हम लोगों ने भी लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया, बूथ्स पर फोर्सेस डिप्लॉय हुई। जल की बड़ी समस्या थी, मई के महीने में रोहतास की पहाड़ी पर पानी नहीं था। चापाकल भी ड्रिलिंग मशीन रांची से मंगाए गए थे उस समय, और सभी जो कंपनीज थी उनको सैटेलाइट फोन हम लोगों ने उपलब्ध कराए ताकि ऊपर से कम्युनिकेशन हमारा हो सके। रात बीती, सुबह हुई, वोटर्स आने लगे और 50% से अधिक मतदान हुआ। जिस क्षेत्र में पहले कभी चुनाव में लोग वोट इसलिए नहीं डालते थे क्योंकि उनके बूथ बहुत दूर तक शिफ्ट कर दिए जाते थे। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी और लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने में उसका बड़ा योगदान रहा। लोगों ने मतदान किया, उसके बाद लोगों ने उग्रवादियों का विरोध भी किया, चीजें बदल गई। कुछ सर, आपने अभी जो बताया कि रोहतास में आपके ऊपर भी जो गोलियां चली थी, उसके बाद फैमिली का रिएक्शन कैसा होता था? फैमिली या जो भी शुभचिंतक है वो तो नहीं चाहेंगे आप ऐसे समस्याओं में पड़े हैं। सब तो यही कहते हैं कि आप इनसे बचो जी। जा, रिस्क मत लीजिए। लेकिन जब कुछ परिवर्तन करना होता है तो कहीं ना कहीं ईश्वर ही आपको ऊर्जा देता है और यह विश्वास उत्पन्न करता है मन में कि आपको करना चाहिए। जी। तो ऐसे में जो संकट है, जो दूसरों को संकट दिखते हैं, आपको उस प्रकार से नहीं दिखते। आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे चलते चले जाते हैं। कभी घर पे सर अभी भी डांट पड़ती है कि नहीं? अभी आप आईपीएस बन गए, उसके बाद घर वाले तो अपना अधिकार है ही उनका, तो क्यों नहीं, अगर आपको किसी बात से असहमत होंगे तो आपको समझाएंगे ही, बताएंगे ही। अंततः आप करना क्या है तो आपको सुनिश्चित करना है। और स्कूल में क्या कभी क्लास बंक करते थे या हमेशा एक आदर्श बच्चे की तरह पढ़ाई करते थे? हाँ, नॉर्मली तो मैं कहूँगा आदर्श बच्चे की तरह ही था। नॉर्मली मैं चाहता था कि हर प्रतिदिन स्कूल जाऊँ। हाँ, एक बार हुआ था, क्लास 5 में थे तो हम लोगों ने योजना बनाई थी कि स्कूल का जो पिकनिक जहाँ होना था वो जगह अच्छी नहीं थी। अच्छा। तो हम कुछ बच्चों ने मिलकर योजना बनाई कि हम कहीं और अपना पिकनिक मनाएंगे। उसमें भी मूर्खता ये हुई कि जहाँ स्कूल का पिकनिक था उसके बगल में हमने निर्णय लिया कि यहीं पर करेंगे। तो उस टीचर बड़ी नाराज हो गई थी, भाई ये क्या है, या तो स्कूल के साथ आते या नहीं आते, लेकिन ये बगल में आप लोग क्या चिढ़ाने के लिए आए हो। और फिर सबकी क्लास लगी थी, दिन भर खड़ा किया गया था हेडमास्टर के रूम के पास, और बाद में फिर हम लोग अपना सामान लेके दूसरी जगह शिफ्ट होकर पिकनिक मनाए। तो नॉर्मली तो स्कूल में बहुत ही शिष्टाचारी और उस प्रकार का आज्ञाकारी मॉनिटर भी रहा अपने क्लास का लंबे समय तक। लेकिन कभी कभी ऐसे दृष्टांत जो स्मरण में आते हैं उसी प्रकार के थे कि थोड़ा अलग विचारधारा को लेकर भी चले, और यही है। सर, बिहार के जो युवा आईएएस और आईपीएस बनना चाहते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहे तो क्या कहिएगा?
देखिए, सबसे पहले आईएएस और आईपीएस आप क्यों बनना चाहते हैं इसके बारे में आपके मन में स्पष्टता होनी चाहिए। यदि कहीं से भी आपके मन में ये भी भाव है कि बहुत दबंग हो जाएंगे या बहुत पैसे कमा लेंगे, तो शायद वो संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आपके मन में ये भाव है कि हम समाज को कुछ देना चाहते हैं, इस पद पर रहकर हम समाज में अच्छा योगदान कर सकेंगे, समाज में पीड़ितों की, दुखितों की हम सेवा कर सकेंगे, तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छी संतुष्टि मिलेगी, ये सर्विस आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलिए सर, थैंक यू, आप हमारे चैनल के साथ अपनी निजी ज़िंदगी, अपने कामों के बारे में कुछ बातें शेयर की। तो आपने देखा हमारे साथ आईपीएस विकास वैभव जी थे। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ हर एक उनका जो दौर रहा है उसके बारे में बताया। साथ ही साथ बिहार के जो नौजवान जो यूपीएससी निकालना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने क्या मैसेज दिया, ये भी हमने आप तक पहुंचाया। फिलहाल के लिए इतना ही।